हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी का पट्टी सेट नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उद्धम का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी निरुद्धम, ऑप्शन सी प्रवीण या ऑप्शन डी नीरज। बताइए दोस्तों, क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब बताइए। ऑप्शन ए गंवार आदमी, ऑप्शन बी मामूली आदमी, ऑप्शन सी कमज़ोर आदमी या ऑप्शन डी ताकतवर आदमी। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? ऐरा गैरा नत्थु खैरा, आपने कहावत तो सुनी होगी, तो इसका सही आंसर है मामूली आदमी। बोलते हैं ना, कोई भी ऐरा गैरा आके हमको बोलेगा हम मान जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? ऑप्शन ए सलिल, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी तोय या ऑप्शन डी वारे। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बात। सलिल, तोय, बारी ये जल के हैं, पानी के पर्यायवाची हैं। नीर, बात जो है ये वायु का है, वायु। इसको अनिल भी बोलते हैं, हवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1991। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1954 से। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 3। बताइए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। और हाँ दोस्तों, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं? 5। उन 5 उपभाषाओं में एक है पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी होती है राजस्थानी हिंदी, तीसरी पूर्वी हिंदी, चौथी बिहारी हिंदी और 5वीं पहाड़ी हिंदी। दोस्तों, इन सभी को नोट करते चलें, जो पॉइंट आपने पहले ना पढ़ा हो उनको नोट करते चलें। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। एक खड़ी बोली, इसको नोट डाउन कर लें। खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं। 2 पे है हरियाणवी, इसको बांगरू बोलते हैं। 3 पे है ब्रजभाषा जो मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। 4 पे है बुंदेली, सुभद्रा कुमारी चौहान का आपने सुना ही होगा, बुंदेली हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। और 5 पे है कन्नौजी। कन्नौज को इत्र नगरी भी बोला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए विधु, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी सस्य या ऑप्शन डी दिवाकर। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाकर। दिवाकर चंद्रमा का नहीं, सूर्य का है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर। इसको अरुण भी बोलते हैं। दिवाकर, अरुण, सूर्य, रवि भी बोलते हैं इसको। रवि, विधु, चांद, शशि, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं?
ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्वैध युग, ऑप्शन सी रीतिकाल या ऑप्शन डी उत्तर छायावादी युग। बताइए दोस्तों किस युग के कवि हैं वो। तो हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर छायावादी युग के कवि हैं। और इनकी फेमस आपने सुना ही होगा, फेमस है इनकी मधुशाला, इनकी कुछ किताबें हैं। मधुशाला इनकी जो रचना है, मधुशाला, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर अग्निपथ। और इनकी एक फेमस तो आप सभी को पता ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अथ का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन ए प्रारंभ, ऑप्शन बी इत, ऑप्शन सी पथ या ऑप्शन डी शुरुआत। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा इत। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत भी होता है अथ का अर्थ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार या ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। और हाँ दोस्तों, मेरा ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको डीमोटिवेट भी कर सकता है, लेकिन आपको इससे पता चलेगा कि आपको अभी और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी आपकी कमियां हैं। तो थोड़ा सा बने रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे तो मेरा भरोसा है कि आप पेपर बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे। आप हिंदी में अच्छा सा कर पाएंगे और जीएस में भी जितना हो अच्छे से अच्छा कर पाएंगे आप। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्या है इसमें आंसर। इसमें क्या हुआ है, इसमें तोते को भ्रम हो गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। मोती, ये जो नाक का मोती, वहाँ तो किसी युवती ने पहन रखा था नाक में मोती, उसको देख के उसे भ्रमित हो गया था वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। बताइए दोस्तों कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम या ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया। और हाँ दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जो जुड़ते हैं उन्हें त्वरित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरित प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय कौन सा है। बताइए दोस्तों, मैंने उस दिन आपको अपनी इससे पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट 3 था उसमें बताया था कि जिसमें आपको हिंट मिल जाए, सागर सा, सम सा सी, मैंने बताया था सम सा सी, सरिस सरिस, जिनके बीच में आ जाएं वो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। और यहाँ पूछा है कि प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय कौन सा है, आपको बताना है उपमेय कौन सा है। बताइए दोस्तों उपमेय, इसमें उपमेय हो जाएगा सागर सा गंभीर, सा तो वाचक शब्द हो गया, सागर से उनकी तुलना की जा रही है यानी उपमा, तो उपमेय हो जाएगा हृदय और मन, इनकी तुलना की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हृदय और मन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी विद्वान या ऑप्शन डी चील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चित्रकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है।
ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन सी भूतकाल या ऑप्शन डी हेतुमंद भविष्यकाल। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। इसका वाक्य वह आए तो मैं जाऊं, यह किसी और के आने पर डिपेंड है, यानी कि ये हेतुमत भविष्यकाल है इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अधम का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों इससे पहले जो मैंने पूछा था वो उद्यम था। उद्यम यानी कारोबारी करने के लिए, जो कारोबार होता है उसके लिए कोई कार्य करना, उसको उद्यम बोलते हैं। ये है अधम। अधम का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए उत्तम, ऑप्शन बी भीवत्स, ऑप्शन सी बुरा या ऑप्शन डी नेक। बताइए दोस्तों, अधम का बुरा होता है, अधम को बुरा बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए यौगिक शब्द, ऑप्शन बी योगरूढ़ शब्द, ऑप्शन सी रूढ़ शब्द या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। पंकज, इसका सही आंसर हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। शब्द अगर आपने पढ़ा है तो वो 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं 2 शब्दों से मिलकर जो बनते हैं, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। रूढ़ शब्द होते हैं जिनका अलग ही अर्थ होता है, जैसे गजानन यानी गणेश जी के लिए संबोधित किया गया है। और योगरूढ़ शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर कोई भी 2 अलग अलग शब्द ना बने, वो रूढ़ शब्द होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो होते हैं योगरूढ़ शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसमें 2 शब्द मिल रहे हैं सर, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जिसमें किया आ जाए बीच में उसमें मिश्र वाक्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में पार्श्विक वर्ण कौन सा है। झ, य, श, ल। बताइए दोस्तों पार्श्विक शब्द कौन सा है इनमें से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ल। वैसे य, र, ल, ब, य, र, ल, ब ये अंत्यस्थ व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, श, स, श, ह ये ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए घोटक, ऑप्शन बी यातुधान, ऑप्शन सी अश्व या ऑप्शन डी सैंधव। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा यातुधान। दोस्तों यातुधान घोड़े का नहीं, ये राक्षसों का होता है पर्यायवाची शब्द। धनुज, इनको धनुज, दैत्य, रजनीचर, असुर, निशाचर, दानव, रात्रिचर। और हाँ दोस्तों घोटक, अश्व, सैंधव, घोड़ा है, बाज, ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। टिक कर, यहाँ एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए वाचाल, ऑप्शन बी घुमक्कड़, ऑप्शन सी यायावर, ऑप्शन डी रिक्त। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यायावर। यायावर होता है जो एक स्थान पर नहीं होता, इधर से उधर जो जाता रहता है। बाचाल बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा वो बातें करता है, बातूनी होते हैं जिनको बाचाल बोला जाता है। और रिक्त जो है इसको होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। घुमक्कड़ तो आपको पता ही है, इधर से उधर जो घूमते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी जात रूप
या ऑप्शन डी आलय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलय। अनल ये अग्नि का है, आग का। ये ग्रह ग्रह जो आकाश में होते हैं, तारे, ये उनका है। जातरूप होता है सोने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए प्रतीप अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी शब्दालंकार, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। हाँ दोस्तों, जहाँ जड़ पदार्थों को, प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया जाए, जहाँ पर जड़ पदार्थों, प्राकृतिक उपादान हों, उनको अगर मानवीय रूप दिया जाए, वहाँ मानवीकरण होता है। जैसे देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। वृक्ष क्या होता है? ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन पर मानव के दिया गया है। जैसे रोते तो मानव है, इंसान रोते हैं, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। भुजा का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए भुजाओं, ऑप्शन बी बहुभुज, ऑप्शन सी भुजाएं, ऑप्शन डी भुजाएं। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुजाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है। ये भाई नहीं है, ये भई है, एक है। भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत सुस्त, ऑप्शन बी मौज करना, ऑप्शन सी दुविधा में पड़ना, या ऑप्शन डी रंग बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुविधा में पड़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नो प्लस अक, ऑप्शन बी ने प्लस अक, ऑप्शन सी ना प्लस अक, या ऑप्शन डी ने प्लस अक। तो क्या है सही आंसर इसका? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ने प्लस अक। इसमें दोस्तों अयादि संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि के अंदर आती है दोस्तों। इसमें अयादि संधि है और वो स्वर संधि के अंदर आती है। अयादि संधि का जो परिभाषा है वो है कंठ तालव्य अथवा कंठस्थ स्वर का मेल अन्य स्वर से करने पर। जैसे ने प्लस अक, ए प्लस अन्य स्वर अ या आय हो जाता है। जैसे नायक में है ए प्लस अ, नायक में क्या है? ए प्लस अ मिलके क्या बना रहे हैं? आय। तो ये नायक हो जाएगा, ने प्लस अक बराबर आय, तो नायक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए पीताम्बर, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी राजकुमार, या ऑप्शन डी लाभ हानि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुवन। द्विगु समास की परिभाषा होती है जिसमें संख्या होती है, उनका समाहार होता है। कोई भी संख्या, जैसे चौराहा, त्रिभुवन। और ये पीताम्बर शब्द है, ये है तुम्हारा, ये तुम बताओ कि पीताम्बर किससे है? और ये सी जो राजकुमारी है तत्पुरुष समास है। डी लाभानी, इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। और इसका कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को पीताम्बर में कौन सा समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी लल्लूलाल, या ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। और हाँ दोस्तों, जहाँ मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है मैं वहाँ आपको बता ही देता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उसकी मोहक हंसी के कारण ही उसे डैश नाम दिया गया है। ऑप्शन ए सौदामिनी, ऑप्शन बी सुहासिनी, ऑप्शन सी सुवासिनी, या ऑप्शन डी सुभासिनी। तो जो मोहक हंसी हंसते हैं उसको क्या बोला जाता है, वो पूछा है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो अच्छी हंसी हंसते हैं उसको सुहासिनी बोला जाता है। इसका सही आंसर सुहासिनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। बात शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए
वचन हवा, ऑप्शन बी हवा ताकत, ऑप्शन सी रंग वचन, या ऑप्शन डी हवा वचन। तो मैंने दोस्तों इससे पहले ही करवाया, बात का अर्थ होता है हवा वायु, तो हवा हवा इन दो में है, ये दो तो गलत हो गए। और इस बात का क्या मतलब होता है, ताकत? जी नहीं, इसका मतलब होता है वचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, या ऑप्शन डी अप्रत्याशित। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी अप्रत्याशित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। जब विशेषण पद विशेष्य पद के पहले आता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विशेष्य विशेषण, ऑप्शन बी समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन सी विधेय विशेषण, या ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। बताइए दोस्तों, जब विशेषण पद विशेष्य पद के पहले आता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं आपको इसके उदाहरण देता हूँ, काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेष्य पद। अगर मैं ऐसे लिख दूँ घोड़ा काला, तो ये क्या हो जाएगा? ये विधेय विशेषण हो जाएगा। जब विशेषण पद विशेष्य पद के पीछे आता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, कि जो विशेषण शब्द, जो विशेषण की जो शब्द विशेषता बताते हैं कि तो वो विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, या ऑप्शन डी भाववाचक। बताइए दोस्तों, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। हाँ दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें और भी मैं आपको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार, या ऑप्शन डी विभावना अलंकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभावना अलंकार। मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बढ़ जोगी। तो इसमें विभावना अलंकार है। इसका एक और उदाहरण है, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। इनको नोट कर लें आप, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। और एक और इसका उदाहरण है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे स्वभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी निर्वेद, या ऑप्शन डी विस्मय। बताइए दोस्तों, करुण रस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोक। और हाँ साथियों, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, इसका स्थायी भाव हास है, हास्य रस का स्थायी भाव हास। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का। और विस्मय तुम्हारा अद्भुत रस का स्थायी भाव है, आश्चर्य। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35।
तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? ऑप्शन ए त्रिकाल, ऑप्शन बी त्रिवेणी, ऑप्शन सी त्रिलोक, ऑप्शन डी त्रिकोण। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिवेणी। और बताइए इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। मैंने पहले अभी इससे पहले करवाया था ना, तो उसमें द्विगु समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। ये पैराग्राफ है दोस्तों, गद्यांश, इसको पढ़ लो आप पॉज करके। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक तो सामान्य जिससे लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य आते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार से साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है, तभी से अलंकारिक एक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य काव्य नहीं कहलाता। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है, अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य भामा का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणीक सुंदरता आभूषणों के बिना पूर्ण नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य भी अलंकार के बिना शोभा नहीं पाता। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य का शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकार करते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म कहा है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है कि प्रथम ऑप्शन ए परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित, ऑप्शन बी अलौकिक होती है और दूसरी लौकिक, ऑप्शन सी धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है और दूसरी लोक कथाओं में, ऑप्शन डी आदर्श पर आधारित होती है और दूसरी कल्पना पर। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली परिमार्जित होती है, दूसरी अपरिमार्जित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वह प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए लाक्षणिक एवं योजना प्रधान भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी अलंकृत भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग, या ऑप्शन डी कोमलकांत पदावली भाषा का प्रयोग। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकृत भाषा का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। लोक व्यवहार की भाषा होती है, ऑप्शन ए अलंकारपूर्ण साहित्यिक भाषा, ऑप्शन बी संस्कृतनिष्ठ लोक भाषा, ऑप्शन सी व्याकरण सम्मत बोलचाल भाषा, या ऑप्शन डी बोलचाल की सामान्य लोक भाषा। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोलचाल की सामान्य लोक भाषा। और हाँ दोस्तों, मैं 40वां अंतिम क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। तालू में जीभ लगना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए हार मानना, ऑप्शन बी भूख हड़ताल भूख से तड़पना, ऑप्शन सी चुप हो जाना, ऑप्शन डी ज्ञान होना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तालू में जीभ लगना। तो इसका सही आंसर है चुप हो जाना। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।